अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। आज सबसे पहले बात करेंगे ज़िंदगियों का मसला, आपकी और मेरी। सांस लेने में मसले हो रहे हैं, लोगों को बीमारियाँ फैल रही हैं और उसकी वजह है कि पंजाब में स्मॉग बहुत है। ये जो स्मॉग है इसने लोगों का जीना महाल किया हुआ है और बातें इसके ऊपर बड़ी बड़ी होती हैं। जो भी हुकूमतें आएँ अपने प्लान्स बताती हैं क्या क्या इक़दामात होने चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि ये सब प्लान्स बताने के बाद हर साल हम देख रहे हैं कि स्मॉग बढ़ता ही जाता है। ये जब सीज़न की ट्रांजिशन होती है, यानी गर्मियाँ जा रही होती हैं, सर्दी आ रही होती है, तो ये सीज़न ही बन गया है कि स्मॉग का सीज़न होगा और उसके अंदर बिल्कुल आपका घर से बाहर निकलना मसला हो जाएगा। इक़दामात लिए जाते हैं, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये होता है कि वो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल वक्ती से आप स्मार्ट लॉकडाउन्स लगा देते हैं, आप वो रूट्स बंद कर देते हैं, आप बच्चों को छुट्टियां दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसी असना में जो हमसे बुध के रोज़ नंबर शेयर किए गए, मरियम औरंगज़ेब ने असम्बली के फ्लोर पर बताया कि कुछ वजूहात हैं जिनमें सबसे बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट है, फिर इंडस्ट्री आती है, फिर एनर्जी सेक्टर और फिर एग्रीकल्चर है, जिसकी वजह से बढ़ रही है स्मॉग। और उन्होंने एक स्मॉग मिटिगेशन प्लान भी सजेस्ट किया, लेकिन जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो इसके ऊपर भी तनकीद करते हैं और कहते हैं कि तवील मुद्दती हल क्या है और प्लानिंग क्या है, इसमें हुकूमतें बताने में नाकाम रही हैं। तो अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है कि क्या स्मॉग में इजाफा हुकूमतों की जानिब से अमली इक़दामात में कमी का नतीजा है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए शहजाद इकबाल साहब, मज़हर अब्बास साहब, महमल सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आप सबसे पहले कहिएगा, हम यकीनन बड़े कंसर्न्ड हैं और हम जब लाहौर में बात होती है अपने दोस्तों से, अजीज़ों से, तो वो तो बता रहे हैं कि हालात इतने बुरे हैं कि आप बाहर भी नहीं निकल सकते, बहुत दुश्वारी होती है, आंखों से पानी, खांसी, सांस नहीं आता, बूढ़े बुज़ुर्गों का तो पूछे ही ना। लेकिन ये वजह क्या है कि इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा और ये बढ़ता ही जा रहा है? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये जिस तरह आपने कहा कि एक्चुअली जब आप बाहर जाते हैं, ना सिर्फ ये कि आपकी आंखों में एक बर्निंग आंसू निकल रहे हैं, आपके मुंह में एक टेस्ट आता है जलने का और सांस आपको आता नहीं, इतनी पॉइजनस एयर है। तो और ये खाली बड़े बुजुर्गों की नहीं, खास तौर पे बच्चों की हेल्थ के लिए जो है ये बहुत अहम है। दावर भट्ट साहब है, एक क्लाइमेट एक्सपर्ट भी हैं, पॉलिसी के ऊपर काम भी करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट की थी चंद दिन पहले कि जो पंजाब की जो इतनी बुरी एयर क्वालिटी है, इसको हुकूमत को इसके ऊपर जो है सीरियस रीथिंक करना चाहिए। पिछले साल उन्होंने बताया कि 400 से ज्यादा जो बच्चों की डेथ हुई एज अ रिजल्ट ऑफ निमोनिया मेड फेटल बाय एयर पोल्यूशन। ये जो चीज़ है, ये आप जरा सोचें कि ये कितनी खतरनाक बात है। अच्छा, ये किन वजूहात की वजह से होता है? देखिए अलीना, बहुत सारी आपने जैसा खुद बात की, ये इंडस्ट्री है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी सेक्टर, ये सारी बहुत सारी चीज़ें उनकी वजह से होता है। अब पाकिस्तान लाहौर जैसे अगर आप शहर को देख लें कि यहाँ पर डेवलपमेंट मॉडल क्या है, यहाँ पर बेसिकली एक तो कॉन्क्रीट जंगल बना दिया गया है, ग्रीनरी बहुत कम है, रह गई है। फिर वायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक नहीं होगी आपके शहर के अंदर, जब तक आपके इलाके के अंदर वो नहीं होगी, तो उसका मतलब कि लोग प्राइवेट कार्स के ऊपर होंगे। प्राइवेट कार्स, आप देखिए लाहौर में बहुत ज्यादा प्राइवेट गाड़ियां, यानी कि आपको लगेगा कि हर तरफ बस गाड़ी गाड़ी, कई घरों में दो दो तीन तीन गाड़ियां भी हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दुनिया के अंदर कुछ ममालिक में इस तरह का भी है कि जी अगर 10 साल पुरानी गाड़ी है तो उसको किस तरीके से उसको रिटायर करते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं, ये वाली चीजें, ये जो है ये भी अभी यहाँ पर इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। फिर जो है एक और भी मसला है लीना, मेरे ख्याल में जो सबसे एक अहम चीज जो होनी चाहिए, जिसपे शायद लोगों का इतना वो फोकस नहीं जा रहा है, वो ये कि शहर हो, क्योंकि अगर ये सिटी की भी प्रॉब्लम में है तो ये एक प्रोविंशियल इशू, लेकिन सिटी वाइड भी होता है ना। तो ये लोकल बॉडीज अगर होते तो जो आपके शहर के जो मेयर होते वो उस चीज के ऊपर एक फोकस भी करते, कोई पॉलिसी भी उस तरह की बनाई जाती। क्योंकि आप ये देखिए लीना, यहाँ पर क्या होता है, फर्ज करें कि एक एमएनए मेरे हल्के का है, एक एमएनए आपके हल्के का है। अब वो अगर वैसे हो कि जी अच्छा महमल के हल्के में 4 स्कूल बनाए हैं, अलीना के हल्के में जी 2 स्कूल है पब्लिक गवर्नमेंट के, तो वो जो आपका एमएनए कहेगा चलो जी मैं भी 2 और या 3 और बना देता हूं मुकाबला। अब स्मॉग तो जो है वो पूरे शहर का मसला है, तो उसको क्या इंसेंटिव है कि वो उसको कम करेगा? ये भी तो एक चीज है ना। और फिर ये कि ठीक है, हाँ चीफ मिनिस्टर के लिए जरूर है, क्योंकि पंजाब के अंदर जिस तरह से हो रहा है वो बात भी करी, क्लाइमेट डिप्लोमेसी की भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मैं इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर से ही बात करूं, ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जब तक आप चीजें नहीं ठीक करेंगे, यानी कि आप देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स अगर आप लाते भी हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए दुनिया भर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो बहुत ज्यादा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ताकि वो जो है आपके बेहतरी ला सके, आपकी जो आपकी पोल्यूशन है वो कम हो सके। अच्छा, दुनिया में क्या होता है लीना कि
गाड़ियां जो है अगर यानी इस तरह की जगह पर आना होता है तो उनको जो है ज्यादा टैक्स देना पड़ता है उस चीज के एंटर होने के लिए। यहाँ पर आप जो मर्जी करें। अच्छा, फिर लेन्स होती हैं, कारपूल लेन्स बनाई जाती हैं पीक आवर्स के अंदर और इस तरह की चीजों के लिए। महमल, हमने देखा कि कुछ ना कुछ इकदाम तो किए गए हुकूमत की जानिब से, बल्कि हुकूमतों की जानिब से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मसला कहाँ पर रहा इनमें कि क्या एग्जीक्यूट नहीं हो पाए सही तरीके से? क्या विल नहीं थी, या फिर जब अमली तौर पर ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो लोग कंप्लाई नहीं करते? व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए अलीना, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा चीजें हैं कि एक तो गवर्नमेंट की ओवर द इयर्स जो है एक डेवलपमेंट पॉलिसी जो है पाकिस्तान के अंदर, वो उसको बस इसी तरह होता है कि ये सड़कें बना दें, फलानी चीजें करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, वो इन चीजों के ऊपर नहीं आते जो हेल्थ से रिलेटेड होता है। अब इसके ऊपर भी मैं देख रही थी कि दावर भट्ट साहब ने एक बड़ी अच्छी सजेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि बेसिकली ये हेल्थ से रिलेटेड, ये एक हेल्थ क्राइसिस है, तो ये इस पॉलिसी के अंदर हेल्थ सेक्टर से लोग क्यों नहीं थे, कि उनकी इनपुट क्यों नहीं ली गई। ये इंपॉर्टेंट चीज, ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। जिस तरह मैंने अभी आपको उनकी ट्वीट पढ़ के जो सुनाई कि बच्चों की जो नमूनिया जो डेथ हुई थी वो फेटल एयर क्वालिटी की वजह से हुई। तो ये हेल्थ एक्सपर्ट्स की भी इसमें जरूरी है। फिर एक कंसिस्टेंसी भी अदीना आई थिंक चाहिए। हम सिर्फ ये स्मॉग के बारे में कब सुनते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जिन महीनों में स्मॉग हमें नजर आता है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि पोल्यूशन को खत्म हो गया पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, लेकिन स्मॉग की वजह से वो जरा हाईलाइट ज्यादा हो जाती है। तो मेरे ख्याल में एक तो कंसिस्टेंट पॉलिसीज बनानी चाहिए और फिर प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बेहतर कर दें, उसके अलावा आप जो है यानी अगर पुरानी गाड़ियां हैं उनको किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, फिर और बहुत इस तरह। और हेल्थ तो मतलब आपको लग रहा है कि अमली इकदाम उस तरह से नहीं हो रहे और इन्फोर्स भी नहीं हो रहे, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मैडम शेख, अपनी बड़ी पुरमगज़ राय देने से पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये 7वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट कार्ड में कि इस स्मोक पर हम एक सवाल, और बल्कि कई 2-3 साल तो ऐसे भी गुज़रे कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2-3 सवाल रखे और 2-3 मरतबा डिस्कस किया कि ये हल क्या है, क्यों स्मोक है, क्यों जहरीला शहर हो गया है लाहौर, दुनिया का कभी नंबर 1 तो कभी नंबर 2। मैडम शेख, और एक और मुबारक भी देना चाहूँगा कि 26वीं आइनी तरमीम में, जिसमें आज़ाद अदलिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई, उसमें एक तरमीम ये भी है कि माहौलियाती तरमीम भी है कि साफ़ माहौल हर शहरी का हक़ है। शुक्रिया भाईजान। क्या सवाल ये है कि क्या स्मोग में इजाफ़ा हुकूमतों की जानिब से अमली इक़दामात में कमी का नतीजा है? मैडम शेख, मुझे अमली इक़दामात दिखाएं तो सही। लाहौर चलो बात कर लेते हैं, बाकी कराची को छोड़ देते हैं। लाहौर में अमली इक़दामात दिखाएं तो सही। क्या रक्शे बंद कर दिए गए हैं शहर में? क्या धुआं देने वाली गाड़ियाँ अब नहीं आती शहर में? क्या धुआं उगलती फैक्ट्रियों का वजूद ख़त्म हो गया है? क्या जो किसान फसलों की बाकियात जलाते हैं वो अब नहीं जलाते? क्या भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में कोई मुआहदा हो चुका है कि आइंदा हम ज़रा इस स्मोक को मिलकर ख़त्म करेंगे? कितने लाख दरख्त लगाए हैं लाहौर शहर में इस हुकूमत ने? लाहौर जो आबादी लावे से फटने के करीब है, क्या किया है मज़ीद कि अब लाहौर में आबादी ना बढ़े मज़ीद? मैडम शेख, फ़ाइलों पर इक़दामात का मुझे नहीं पता कि कितनी फ़ाइलें भरी गई हैं। अमली तौर पर हर साल बयानात, और वो भी ला यानी बेमानी और बेमकसद, झूठे वादे, जाली नारे, फजूल बड़के, और बस। अभी तो मैडम शेख आपको मुबारक हो, ये रूडा जो है, ये जो नया शहर बसने वाला है, ज़रा इसको बस लेने दे। रावी जो गटर बन चुका है, इसके किनारे जो रूडा शहर बसाया जा रहा है, हज़ारों नहीं लाखों एकड़ ज़रखेज़ ज़मीन को तबाह करके उस पर अगले दिन पंजाब हुकूमत साफ़ियों को भी 5-5 मरले का दे रही थी जगह। अल्हम्दुलिल्लाह रही सही कसर पूरी हो जाएगी ये शहर जब बसेगा तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ भी ना किया है मैडम शेख, ना इन्होंने करना है, ना इनकी ये अव्वलीन तरजीह है, ना अवाम इनकी अव्वलीन तरजीह हैं। ये मेरे महबूब कायद ने तो मास्क कभी उतारा ही नहीं, उनको तो लाहौर में खैर से वो तो रहते भी मरी और झीका गली और पता नहीं नथिया गली में है। तो बाकी जो अवाम है उनका क्या है, मरते रहें।
कोई एक मुझे अमली कदम बता दें जो उनका मैंने जिक्र किया है। कोई एक अमली कदम जो हुकूमत का नहीं, हम तो जायजा ले रहे हैं क्योंकि आज का तो मसला नहीं है, इस साल का तो मसला नहीं है, हर साल बल्कि बढ़ रहा है इतने सालों से। लेकिन आपने जो एक चीज बड़ी अहम, आपने एक चीज बड़ी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने एक चीज़ बड़ी अहम निशानदही की कि मज़ीद पॉपुलेशन बढ़ रही है। हालांकि जो अभी रिपोर्ट या स्टैट्स पेश किए गए हैं उसमें इस अज़्म का इरादा किया गया है कि जो आबादी बढ़ रही है या जो अर्बनाइजेशन बढ़ रही है उसको कम करना है। लाहौर कंक्रीट जंगल बन रहा है, लेकिन वो कैसे कम होगा जब आप सोसाइटीज़ पे सोसाइटीज़ ही खोली जा रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्लिक्टिंग वो नज़र आता है। हम सिर्फ लाहौर की बात कर रहे हैं शहजाद, लेकिन रिसर्च में ये भी सामने आया है, जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो ये राय समझते हैं कि जी लाहौर की तो बात हो जाती है क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ जो पब्लिक के अलावा प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनके पास ऐसा मैकेनिज्म या ऐसे आलात हैं जो एयर क्वालिटी नाप लेते हैं। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। ये आपने जो कहा कि दूसरी जगहों पे तो एयर क्वालिटी हम देख ही नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से उससे बड़ा रीज़न ये कि जो बड़े शहर होते हैं वो ज़्यादा फोकस में रहते हैं, खबरों में रहते हैं, और आपको पता है कि हुकूमतों का भी फोकस वहाँ पे होता है कि जो बड़े शहर के लोग हैं उनको कैसे रिलीफ दिया जाए। इसलिए मेरे ख्याल से जो आसपास के इलाके हैं वो नज़रअंदाज भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मसला नहीं है कि लाहौर में ही सिर्फ ये इशू है, जो आसपास के इलाके हैं, गांव देहात है, वहां पे भी ये एक इशू तो बहरहाल है। लेकिन देखें, अब जो इसका सवाल आपका है कि क्यों नहीं हम काबू पा सके, क्योंकि हम हर साल फायर फाइटिंग करते हैं। जब भी ये मसला सामने आता है तो फिर आप एडहॉक बेसिस पे मेजर्स लेते हैं कि अब क्या बंद करते हैं, कहीं किसी इलाके में रिक्शे बंद कर दें, कहीं मोटरसाइकिलें बंद कर दें, कोई इंडस्ट्री बंद कर दें, शादी हॉल 10 बजे बंद कर दें, बारबेक्यू का जो कुकिंग हो रही होती है वो हम 10 बजे के बाद ना होने दें। ये एडहॉक मेजर्स है। इससे आप क्या करेंगे, आप कुछ हद तक शायद एयर क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर कर लें कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए, वो भी अगर हो सके, अगर इस पर अमल दरामद हो सके। लेकिन असल इशू ये कि लॉन्ग टर्म मेजर्स आपने लेने हैं जो हम नहीं ले रहे हैं। एक जो बड़ी अच्छी आपने अभी बात की अर्बनाइजेशन की है, और ये मसला इस पूरे मुल्क का है कि हर सूबे में एक शहर है जो अपने कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को बसा रहा है, वहीं पे सारी एक्टिविटी होती है, वो मरकज बन जाता है। तो चाहे स्टूडेंट्स हो, बेहतर तालीम के लिए आना हो, अगर सिंध का होगा वो कोशिश करेगा मैं कराची में आ जाऊं, पंजाब का होगा वो कहेगा मैं लाहौर जाऊं, वहां जाके पढूं, बलूचिस्तान में होगा वो कहेगा मैं क्वेटा में जाके पढूं, क्योंकि आपका जो फोकस है वो सिर्फ एक बड़े शहर की डेवलपमेंट पर है। अगर इसी तरह की जितनी तरक्की आपने लाहौर को दी है पंजाब में, उतनी तरक्की आप दूसरे शहरों को दे रहे होते, जहां पे लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलती, जहां अच्छी फैसिलिटीज मिलती, जहां उनके लिए रोजगार के मौके होते, जहां अच्छे अस्पताल होते हैं। यहाँ तो आपको पता है ना कि अगर आप इस्लामाबाद के कभी अस्पतालों में आके देखें, खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आए हुए होते हैं यहाँ पे इलाज करने के लिए। इसी तरह जिसको अच्छा इलाज चाहिए वो जाएगा लाहौर में जाके इलाज करवाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरे आसपास गांव में या शहरों में अच्छे अस्पताल की फैसिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये मसला है जब आपका सारा फोकस होता है कि एक दो शहरों को हम अच्छा बना दें और बाकी जगह आप तरक्की नहीं कर रहे होते। तो जब अच्छे रोजगार के मौके देंगे, एजुकेशन उनको अच्छी मिलेगी, तो ये जो सारा एक कंसंट्रेशन है जो कि एक शहर में होता है वो नहीं होगा। और यही इस वक्त एक बुनियादी वजह नजर आ रही है कि लाहौर में, जिसको एक अरसे से हम कह रहे हैं कि कंक्रीट जंगल बन चुका है, सारी ग्रीनरी आपने वहां पे खत्म कर दी। तो अब जो इसमें रहा है, परवेज इलाही साहब रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ज्यादा अरसे रहे हैं, वो जवाब दें कि जब आपने ये किया था तो आपकी प्लानिंग क्या थी। आज अगर आप कहते हैं कि ये मसला सियासी नहीं है, ये दो मुल्कों का नहीं है, हम इंडियन पंजाब से भी मिलकर काम करेंगे क्योंकि बच्चों की सेहत का मसला है, तो जो आपने इतने अरसे तक प्लानिंग की है, जो बल्कि मिस प्लानिंग की है, उसका जवाब दे कौन है। आज अगर ये जहरीली हवा आपको बच्चों को मुयसर हो रही है, कौन है इसका जिम्मेदार। आप क्या इसका हल ये कि आप बच्चों के स्कूल बंद कर दें? ये तो नहीं हो सकता हर साल। जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने खुद इसके नंबर्स बताए हैं, उसमें उन्होंने बताया कि 39% जो है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से है, 24% इंडस्ट्री और 15% एनर्जी की वजह से है। तो अब ये ट्रांसपोर्ट अगर बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो, मैंने सुना है कोई 40-45 लाख तो मोटरसाइकिलें जो लाहौर में चलती हैं, इस तरह के जब इश्यूज होंगे तो आप कैसे फिर काबू पाएंगे। दूसरा, अब आप कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट बंद कर दो, गाड़ी ना चलाएं। इससे बेहतर है कि आपको जो गाड़ी की फिटनेस है वो हर साल चेक करनी चाहिए कि जो गाड़ियां ज्यादा धुआं देती हैं उनको आप बैन करें, जो रिक्शे ज्यादा धुआं देते हैं, जो बसेस देती हैं, फिर उनके ऊपर आप चेक रखें। जैसे हमने दुनिया के कई मुल्कों में देखा है, गाड़ी की फिटनेस से मुतालिक अभी महमल भी जिस तरह बात करी थी, अमेरिका में फॉर एग्जांपल बहुत पुरानी गाड़ी आप नहीं रख सकते। मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझ, जी बिल्कुल सही शहजाद, आपका पॉइंट आ गया। थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, एक दो सवाल और हैं, मैं चाहूंगी दुनिया से भी जरा हम कंपेरिजन करें कि क्या है क्या नहीं है। मजहर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कहाँ पर आपको लगता है कमी है? देखिए, मैं 80 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इन इश्यूज़ के ऊपर। इस शहर का मैं आपको बता दूं
इस शहर में हर इलाके, हर कराची की हर इलाके में छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं। अब कमर्शलाइजेशन, एक तो ये कि हम तबाही का इंतज़ार करते हैं, जब तबाही आती है तो उसके बाद हम जागते हैं, क्योंकि एक रिएक्शन वाली कौम है हम। कोई एक्सीडेंट होगा तो फ्लाईओवर बनेगा, कोई हादसा होगा तो अंडरपास बनेगा, कोई आग लगेगी तो फैक्ट्री की वो होगी। आप साइट इलाके ले लें। और सबसे ज़्यादा जो खौफनाक पिछले चंद सालों में हुई है वो ये कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शलाइजेशन, हर जगह बारबेक्यूज़। आप चले जाएं, पूरे लाहौर में चले जाएं, पूरे कराची में चले जाएं, आप रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते। आप बारबेक्यूज़ हर जगह नहीं खोल सकते। हद तो यह है कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द खोलिए जिस पे बाकायदा सिविल एविएशन ने लिखा था कि भाई ये हादसात हो सकते हैं इसकी वजह से। तो शादी हॉल्स आप देख लें, शादी हॉल्स में क्या होता है, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करती हैं ना। आप ट्रांसपोर्ट ले लें, ट्रांसपोर्ट क्या, ये फिटनेस सर्टिफिकेट या 40 साल पुरानी बसें इस शहर में चल रही हैं, और आई एम श्योर लाहौर वगैरह में भी। रक्शे ले लें आप, किसने, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, रिएक्शन, करप्शन एंड कमीशन, ये इतना मैसिव है। दूसरा, सिविक सेंस ही नहीं है। हमारी कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रायोरिटी सिविक गवर्नमेंट्स रही नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में ये नहीं रहा है कि सिविक गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया जाए, अकाउंटेबल किया जाए। आपको पता है आज हम सब बैठे हुए हैं, कौन है लाहौर का मेयर? हम में से किसी को नहीं पता। फैसलाबाद का मेयर कौन है? लोकल बॉडीज इलेक्शंस कितने सालों में होते हैं हमारे यहाँ? उनको, ये सारी चीज़ें सिविक इश्यूज़ हैं। ये सिविक इश्यूज़ हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने टेक ओवर किया हुआ है और हल कोई नहीं निकाल रहे। शहर में मैसिव ट्रांसपोर्ट बढ़ती। आप बताएं कि कराची में, लाहौर में, इन जगहों पे ट्रांसपोर्ट कितनी बढ़ी है। हाई राइज बिल्डिंग्स कितने इजाफा हुआ है। उन हाई राइज बिल्डिंग्स के नीचे क्या होता है, एक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्ट कितनी। तो आप आउट ऑफ कंट्रोल है। ये जो प्लानिंग है ना, ये फाइल्स में इतनी, मेरे घर पे पड़ी हुई है इतनी फाइलें पड़ी हुई हैं जिसमें ये सारी रिपोर्ट्स हैं कि जी इसको इस तरह किया जाएगा। की बुनियाद पे प्लानिंग कोई नहीं होती, और अगर प्लानिंग होती भी तो एग्जीक्यूशन, सब प्लानिंग होती है अलीना, सब प्लानिंग होती है, फाइल्स में रहती है सिर्फ। ठीक है भाई, ना सर, एग्जीक्यूशन नहीं होती ना। एग्जीक्यूशन नहीं होती। इतनी अहम आपने बात की है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। हालांकि लाहौर में, पंजाब में, कराची से ज़्यादा बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बट उसको हम किस तरह से इंसेंटिवाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें। पेरिस के अंदर आपको पता है कि हफ्ते में एक दिन एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है, जहाँ पर जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर या तो सस्ते में आपको टिकट मिलती है, या फिर आपको वो पूरा दिन फ्री में आप ट्रैवल कर सकते हो। तो जितने लोग हैं वो अपनी गाड़ियां घर पे ही पार्क करते हैं और ट्रांसपोर्ट का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसको इस्तेमाल करते हैं। महमल कुछ ऐड करना चाह रही थी, महमल का जी पॉइंट लेने, महमल लेकिन प्लीज बिल्कुल मुख्तसर जी मैं सिर्फ अलीना ये कहना चाह रही हूँ कि एक्चुअली भट्टी साहब ने बहुत अच्छी बात की जो इन्होंने रूडा वाली एग्जांपल दी है, क्योंकि असल में ये बात है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर वाले जो लैंड है उस सारे को आप सोसाइटीज बना के, जाहिर बात है जब आपको एग्रीकल्चर से लोग इतना, कई फार्मर्स नहीं कमा रहे होते, तो जब उनको होता है कि सोसाइटी बन जाएगी यहाँ पर तो हमें पैसा भी ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा, रूडा तो खैर वैसे ही बहुत ज्यादा इलीगल भी उसके अंदर काम है ना, उसके अंदर तो कब्जा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जिस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड को छीना जा रहा है। तो ये चीजें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बजाय ऐसे प्रोजेक्ट्स को वो एडवर्टाइज करें और ओनरशिप लें, उनको ये बंद करने चाहिए। इसके अंदर ये हमें ये नहीं देखना चाहिए प्रॉफिट किसको हो रहा है या वेस्टेड इंटरेस्ट किसके है। आप देखें कि आपके मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट है, लोग, आम लोगों की जमीनों पर कब्जे भी हो रहे हैं, और दूसरा आप ग्रीन को ब्राउन करी जा रहे हैं। ठीक है, ग्रीन बेल्ट खत्म कर दिया। अच्छा, लेकिन एक चीज भी थी, हमारे पास बहुत से दुनिया के शहरों की मिसालें, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना को ले लेते हैं, वहाँ पर भी बड़ा मसला था एयर पोल्यूशन का, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर काबू पाया है। मैं चाहती थी ज़रा इसके ऊपर भी हम बात करें, अगर किसी के पास इंसाइट हो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने क्या मैकेनिज़म्स अपनाए और उसके अंदर क्या उनको जो रिजल्ट्स मिले, हम उससे कोई इस्तेफादा कर सकते हैं। अलीना, हर जगह सिविक्स जो आप देख लें, हर जगह के मेयर उठा लें, हर जगह की सिविक गवर्नमेंट्स उठा लें जी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविक गवर्नमेंट्स की होती हैं। यहाँ सिविक गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए कि प्रोविंशियल जो अथॉरिटीज़ हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो सिविक एम्पावरमेंट पे बिलीव ही नहीं करती। ये बेसिक इशू है आपका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इशूज़ पे बात करेंगे। वेलकम बैक जी। आपको याद होगा कांग्रेस के 60-62 अरकान ने ख़त लिखा था अपने
यानी अमरीकी प्रेसिडेंट को पाकिस्तानी सियासत और इमरान खान से मुतल्लिक, और उसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि इमरान खान के साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आज उसके जवाब में पाकिस्तान के 160 पार्लियामेंटेरियंस ने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और उसके अंदर ये कहा गया है कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान के ख़यालात गैर मुसद्दिक़ा हैं और 2024 के आम इंतख़ाबात को आलमी सतह पर आज़ादाना और मुनसिफ़ाना तस्लीम किया गया है। फिर पूरा कॉन्टेक्स्ट भी बताया गया है और ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है, उनकी जमात एक इंतहा पसंद और इंतशार पर मबनी सियासत करती आई है। 2014-2023 तक सारे के सारे मामलात बताए गए हैं। और फिर ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पहले ही बहुत मुश्किलात हैं, जमहूरियत को लेकर बहुत से चैलेंजेस हैं, पेचीदा सूरत हाल है, और अगर इस तरह की इंतहा पसंद सियासत होगी तो इससे मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। डोनाल्ड लू की एग्ज़ाम्पल भी दी गई है। कहा गया है कि जो ख़त लिखा गया अमरीकी कांग्रेसमैन की तरफ से, उसमें डोनाल्ड लू ने जो गवाही दी थी उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया और उस कॉन्टेक्स्ट को भी नहीं रखा गया सामने। फिर ये भी कहा गया है कि सियासी जमात के एक ग्रोह के नज़रियात की हिमायत दूसरी जमातों को वोट देने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत को नज़रअंदाज करती है, और ये उम्मीद की गई है कि ये जो मामला है इसको जवाब या फिर इसको किसी तरह से उठाया जाए। अब ये सवाल बनता है कि पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से जो ख़त लिखा गया है अमरीकी कांग्रेस के अरकान के ख़यालात पर, इसका क्या कोई असर होगा? भट्टी साहब, क्या राय आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, चश्मे बदूर। अब जो ये ख़त लिखा गया, इसके बाद अमरीकी ऐवानों में ज़लज़ला आ जाना है। बाबे बाइडन ने इलेक्शन कैंपेन छोड़ देनी है, बल्कि ट्रंप ने भी आ जाना है वाइट हाउस के। की हो गया इतना बड़ा प्रेशर साढ़े ते पै गया, और फिर सारों ने आके एक ट्रांसलेटर मंगवाना है। अगर उर्दू में लिखा है तो ज़ाहिर ट्रांसलेटर मंगवाना पड़ेगा, और मुझे मंगवा ले तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर अंग्रेज़ी में लिखा है तो फिर भी एक ट्रांसलेटर मंगवाना पड़ेगा, ज़रा असल अंग्रेज़ी में इसको ट्रांसलेट करें। जो 26वीं आईनी तरमीम में फाश गलतियां कर गए क्लरिकल, उन्होंने ख़त में कितनी की होंगी। और वही मेरे उस्ताद वाली बात है कि CUP सप, CUP कप नहीं होता, CUP सप होता है। तो 160 अरकान में मैडम शेख मुझे पहले ये बताएं कि असली कितने हैं, कितने असली अरकान हैं जिन्होंने जो असल जीत कर आए हैं। अच्छा। माशाल्लाह उनका पता चले, और फिर उनमें से जितने वो असली हैं उनका नकली हैं वो तो साइड पे हो जाएं। अब इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म अरकान कांग्रेस को ख़त लिखें, यानी ये वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। वज़ीर आज़म आगे शहबाज शरीफ साहब पे भारी जिम्मेदारी, जो पहले इतनी भारी जिम्मेदारियों में से सबकदोश नहीं हो पा रहे। IMF ने अभी कहा है कि वो पहले सिमाही में मुआहदा टूटने का ख़तरा पैदा हो गया है कि या मज़ीद टैक्स लगेंगे या फिर दोबारा मुज़ाकरात होंगे। और उधर से चीनी सफ़ीर ने भी कह दिया है कि भाई सिक्योरिटी बेहतर बनाओ वरना काम नहीं होगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इधर से ये ख़त का भी उन्होंने लिखना है और वो ख़त भी जाना है। और इसमें एक और लतीफ़ा है, हमारे 160 लोगों ने लिखा है कि ये हमारे इंतखाबात आज़ादाना हुए हैं, मुनसिफाना हुए हैं और शफाफ हुए हैं। आपकी कोई आंख में मेरे ख्याल से कोई तिनका आ गया है और तरह का, तो ये खुदा का खौफ करें। हमने जस्टिस मंसूर अली शाह को वैसे ही नहीं बनाया चीफ जस्टिस, उन्होंने कोई इलेक्शन डाके पे बात नहीं करनी थी। तो लिहाजा ये आप यानी हमारे इलेक्शन शफाफ हुए हैं। अब जो इमरान खान साहब के हक में अमरीकी कांग्रेस ने खत लिखा था, जो इमरान खान साहब के हक में अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की थी, या बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा था, या अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप ने जो कहा था कि उन्हें रिहा किया जाए, उस पर क्या हुआ? तो खैर से और हमारा और साथ अगर ख़त के एक पीछे एक मैडम शेख आखिरी बात पीछे अगर ये लगा देते कि अगली सिमाही में हमें इतना कर्जा दे दिया जाए तो और डॉलरों की शक्ल में दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो वो एक ही लिफाफे में, थोड़ा सा हमारे पास वक्त महदूद है तो जल्दी करते हैं इसके ऊपर बात। महमल, क्या राय है आपकी? ठीक है, कुछ भी नहीं होना। भट्टी साहब की ये राय है, आपको क्या लगता है महमल? अलीना, देखिए ये जो खत है ये कोई अमरीकी पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं लिखा गया, ना ये अमरीका के लिए खत लिखा गया, ये लिखा गया है पाकिस्तान की अपनी ऑडियंस के लिए। और उसकी वजह ये है कि एक नैरेटिव बन रहा है, PTI उस नैरेटिव को बना भी रही है, कभी रेजोल्यूशन पास हो
जाए, कभी खत लिख दे, इंटरनेशनल जो इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आती हैं तो वो एक पीटीआई का नैरेटिव है, उसको करने के लिए उन्होंने रिस्पॉन्ड करने के लिए कि ये तनकीद अगर जो हो रही है इंटरनेशनली तो उसको हम जो है उसका जवाब देते हैं। अच्छा, अब अमेरिका के अंदर जो है वो कांग्रेसमैन अगर खत लिखते भी हैं या इस तरह कोई चीज होती है तो उसकी तो 2-3 वजूहात होती है। एक होता है कि कोई पार्टी डोनेशंस होती हैं, आपने उनके इलेक्शन ईयर भी आपको पता है। फिर ये है कि वोटर्स यानी कि अगर पाकिस्तानी डायस्पोरा है या बांग्लादेशी डायस्पोरा है या इंडियन डायस्पोरा है तो वो उनको भी केटर करते हैं, जो उनके मसाइल होते हैं वो भी सारा करते हैं। तो खैर हमें उस चीज से नहीं, बेसिकली यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन ने खत लिखा है वो एक वजह ये भी है कि देखिए लीना, ये कोई स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई थी स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये जो बात की गई थी अमेरिकी कांग्रेसमैन की तरफ से, ये कोई अमेरिका ने ऑफिशियली इस तरह की कोई बात नहीं की थी। तो इसलिए बजाय इसके कि फॉरेन ऑफिस कोई उस खत का रिस्पॉन्ड करता है या हम कोई ऑफिशियली करते कोई इस तरीके, उन्होंने जरूर स्टेटमेंट जरूर दी है लेकिन इस ऑफिशियल वो उस तरह का नहीं उन्होंने लेटर नहीं लिखा, क्योंकि उससे फिर ये होता है खतरा के मामला कहीं एस्केलेट ना कर जाए डिप्लोमेटिकली। जाहिर है तो उन्हें भी पता है कि अमेरिकी हुकूमत ने तो ये नहीं किया, ये कांग्रेसमैन की तरफ से चीज है, तो इसलिए हमारे पार्लियामेंटेरियन ने जवाब दिया। जैसा मैंने कहा ये अमेरिका के लिए नहीं है, ये लोकल ऑडियंस के लिए, ये लोकल ऑडियंस के लिए। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम उसके बाद वापस आएंगे और बाकी दोनों तज्जियाकारों की राय जानेंगे। पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने अमेरिकी कांग्रेसमैन के खत का जवाब दिया है, उसके ऊपर हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। शहजाद, क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या कोई असर होगा इससे, क्या अहमियत है इस खत की? अलीना, पहले तो मुझे ये खदशा है, डर है कि कहीं वजीर आजम पार्लियामेंटेरियंस को जवाब ना दे दें, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को जिन्होंने ये खत लिखा है, क्योंकि अगर वो जवाब देंगे तो वो कहेंगे बेगर्स कांट बी चूजर्स। मेरा प्रोग्राम था जब पीडीएम हुकूमत में वजीर आजम बनने वाले थे 2 दिन पहले, और मैंने उनसे एक सवाल ये किया कि एक तरफ इमरान खान साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं अमेरिका पे, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते। मैंने कहा ये दोनों बड़े एक्सट्रीम्स हैं, इस तरीके से तो आप डिप्लोमेसी नहीं कर सकते, ना कि ताल्लुकात कायम कर सकते। तो शहबाज शरीफ साहब ने वो यादगार जुमला कहा था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो क्या पता पार्लियामेंटेरियंस को यूं करके शहबाज ने यूं किया तो क्या पता पार्लियामेंटेरियंस को यही जवाब देते वजीर आजम, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अमेरिकी कांग्रेस की ताकत देखें, हमारी कौमी असेंबली की ताकत देखें, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस किस्म का एटलीस्ट जवाब ना आए। जो कांग्रेस का खत था, देखिए उसमें 2 बातें थी बुनियादी तौर पे। एक बात थी कि जो ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो रहे हैं पाकिस्तान में, और अगर उस हवाले से हमारे पार्लियामेंटेरियंस ये कहते हैं कि नहीं गलत बयानी की गई उनके खत में, तो मैं कहूंगा हमारे पार्लियामेंटेरियंस गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का जबर इस वक्त हम देख रहे हैं, इस हुकूमत का जबर हम देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जो उन्होंने सियासी तारीख बताई है वो गलत नहीं है, लेकिन इस वक्त आपने ये भी देखना है कि जो हुकूमत जबर कर रही है वो भी किस हद तक जाके कर रही है, उस रिजीम को भी फासिस्ट रिजीम ही कहा जाएगा। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कोई कि जो अगर ह्यूमन राइट अब्यूजेस के बारे में, पाकिस्तान के बारे में कोई बात हो रही है तो गलत बात हो रही है। पाकिस्तान भी करता है, यूक्रेन में हो, कहीं और कोई ह्यूमन राइट अब्यूजेस होते हैं। अभी बरतानिया में हमले हुए, मुसलमानों पे हमला किया, तो पाकिस्तानी बैठ के नहीं बात करते, हमारे यहाँ से कोई लॉ मेकर्स नहीं बात करते, उस पर बिल्कुल करते, ये हक है। लेकिन जो दूसरा मुतालबा था कांग्रेसमैन का कि इमरान खान को रिलीज किया जाए और उसमें अपना किरदार अदा करे, मेरे ख्याल से ये इंतहाई गलत होगा। पाकिस्तान में चाहे ठीक हो या गलत हो, ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, ना वहां की हुकूमत को ये हक पहुंचता है कि पाकिस्तान के इंटरनल मैटर पे मुदाखलत करे, ना यहाँ जो पीटीआई वाले उम्मीद लगा के बैठे होते कि ट्रंप आएंगे तो फिर इमरान खान रहे होंगे, ये उम्मीद लगाना दुरुस्त है। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। जब आप कहते हैं कि डोनाल्ड लू साजिश ना करे, वो याद है ना आपको मदाखलत और साजिश वाला किस्सा, तो जब आप ये उम्मीद करते हैं कि वो मदाखलत ना करे, तो अब भी आपको चाहिए कि जो भी मामला है वो यहाँ पे हल करें, यहाँ के कोर्ट ऑफ लॉ से हल हो, बजाय आप ये उम्मीद लगाएं कि अमेरिका मदाखलत करके इमरान खान को रिहा कराएगा। तो वहां के तरह की बात कर रहे हैं, उम्मीद का इजहार कर रहे हैं अपने प्रेसिडेंट से, वो भी गलत है, वो भी गलत है, यहाँ से उनको अप्रोच है वो भी गलत है। मजहर अब्बास साहब, देखिए होना तो ये चाहिए था कि ये 160 पार्लियामेंटेरियन एक अपने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखने के बजाय पार्लियामेंट में डिबेट करते कि अमेरिका कितनी मुदाखलत करता है। शुरू करते हेनरी किसिंजर से, फिर डोनाल्ड लू से, फिर ये जो कांग्रेस ने लेटर लिखा है करें ना, और फिर अपनी हुकूमत से कहें कि आप अपनी एक खुद मुख्तार आज़ाद पॉलिसी बनाएं इस हवाले से, और प्रोटेस्ट करें। जैसे अभी शहजाद कह रहे थे कि जी अगर हमारे मुल्क में किसी का ट्रायल हो रहा है राइटली रॉन्गली, तो ये हमारा इंटरनल मसला है, आपके यहाँ वो है। आप तो पिछले 20 साल से आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ले आने की आप में हिम्मत नहीं है वो करने में। पोजीशन आप लेटर पढ़ें उसका, उस लेटर की क्लोजिंग क्या है? उस लेटर की क्लोजिंग ये है कि अपनी हुकूमत से ये दरख्वास्त की जा रही है कि अपने मिशन को जो यूएस उधर वाशिंगटन में है
वो इंगेज करे अमेरिकन को, उनको, और इंगेज करके जो है अपना मौक़िफ़ वो बयान करे। एक स्ट्रॉन्ग लेटर अगर होता तो स्ट्रॉन्ग लेटर तो फिर ये होता ना कि आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे आप कांग्रेसमैन से कहते हैं कि आप लोग मुदाखलत कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ में, ये हमारे इंटरनल हैं, राइटली रॉन्गली करें डिबेट। आप लेटर प्राइम मिनिस्टर को क्यों लिख रहे हैं? आप अपनी पार्लियामेंट मौजूद है ना, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करे। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है या 160-170 पार्लियामेंटेरियन का ख़त होता है? आप पूरी पार्लियामेंट पे आप डिबेट करें, उसमें अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, अपना भी कोई एक कंसेंसस रेजोल्यूशन लेकर आएँ। क्योंकि इमरान खान भी कल कहते थे कि डोनाल्ड लू ये कर रहा है, और आज वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत जाए तो हमें शायद फ़ायदा हो जाएगा। हमें अपना माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है। मुल्क दूसरे ममालिक हमारे मामलात में वक्तन फ़वक्तन मुदाखलत करते हैं इसलिए कि हम बैगर्स हैं, हम चूज़र्स नहीं हैं। नहीं सर, एक सेकंड, अगर रेजोल्यूशन करते तो क्या रेजोल्यूशन पास करते? कोई जवाब देने की या कोई हिकमत अमली इसके ऊपर डिवाइस की, क्या करते मुमकिन? तो आप ये डिबेट करते तो आपको ये भी पता चलता ना कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है, हमारे यहाँ मीडिया फ्री नहीं है। एक डिबेट होती है। और फिर एक आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप बताएं कि फॉरेन पॉलिसी पे हमारे यहाँ कब कितनी डिबेट्स होती हैं असेंबलीज में फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? बता दें आप फॉरेन पॉलिसी पे कितनी डिबेट्स हुई हैं पिछले चंद सालों में? आप करते ही नहीं डिबेट। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन कुछ भी होता उसका वेटेज हमेशा ज़्यादा होता है। ख़त लिखना, अपने ही वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया, वज़ीर आज़म में क्या हिम्मत है कि वो जाके अमरीकी सफ़ीर से ये बात कर लें? बुलाएं अमरीकी सफ़ीर को, जाके वहाँ कांग्रेस वालों को कम्युनिकेट करें। जैसे मेहमल ने अभी कहा कि इसका ऑडियंस जो है वो अमरीकी या अमरीकी कांग्रेस है ही नहीं है ना, तो प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस को नहीं लिख सकते? प्राइम मिनिस्टर लिखे ना कांग्रेस को। सर वो कह रही हैं कि वहाँ तक पैगाम पहुँचाना है ही नहीं, ये तो अपनी यहाँ पर जो सारा का सारा थोड़ी है। फिर फायदा क्या हुआ? फिर फायदा क्या हुआ? वो तो आपको एड्रेस कर रहे हैं ना, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ही है। वो तो अपने मेमल, वो तो अपने प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर प्रेशर डालें। आपने ये कहा है अपने लेटर के अंदर कि अमेरिकन गवर्नमेंट पर प्रेशर डालें? कहा है कि आगाह करें, लेकिन मैं कह रही हूँ क्या वो आगाह करेंगे? ये वो एक अलग बात है। मज़ी साहब, आपको लगता है कि अगर अब क्योंकि उनके प्रेसिडेंट है, उनके किसी भी ऑफिशियल ने अभी इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं दिया और उस लेटर के ऊपर कुछ नहीं जवाब दिया, इवन मैथ्यू मिलर से सवाल भी हुआ, आपको लगता है कि इस स्टेट पर या इस स्टेज पर इस तरह का कोई इंतहाई कदम उठाना या उसको रिस्पॉन्ड करना इस तरीके से दुरुस्त होता? पहली चीज़ ये कि अभी लेटर लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब 2 दिन बाद अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद आप देखें क्या सूरत हाल डेवलप होती है। ठीक है। और अगर आपने अपना एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना ही है तो उसका एक तरीका होता है। आप पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करके अपने प्राइम मिनिस्टर से कहें कि वो टेकअप करें इस इशू को। क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं था ना, यानी कि ऑफिशियल अमेरिकी हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं था। ये तो इस तरह वो है ही कि उन्होंने उसके टिट फॉर टैट में मेमल उन्होंने क्या कहा है? मेमल उन्होंने अपने प्रेसिडेंट से क्या कहा है? नहीं, मैं ये कह रही, लेकिन ये ऑफिशियल गवर्नमेंट अमेरिकी हुकूमत का नहीं है, जैसा मैंने कहा स्टेट अमेरिकन हुकूमत नहीं, लेकिन कांग्रेसमैन ने अपने प्रेसिडेंट से क्या कहा? सर ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर इन्होंने लिखा है, लेकिन ये पाकिस्तानी हुकूमत का तो स्टांस नहीं है ना कि वो अमरीकियों से इख्तलाफ कर रहे हैं। ये है बिल्कुल। अगर फर्ज करें इस लेटर के नतीजे में अमेरिकन गवर्नमेंट आपको लिखती है तो इसीलिए तो आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को ये कहना है ना कि यू शुड टेक अप दिस इशू। अगर आप ये समझते हैं, तो इस पे बहुत सी डिबेट्स हैं जिसे हम सबको पता है। क्या मुझे, आपको, हम सबको नहीं पता 8 फरवरी को क्या हुआ है? हम क्यों अमेरिकी कांग्रेस के लेटर का इंतजार करें? क्या हमें नहीं पता पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितनी होती हैं? फ्रीडम ऑफ द प्रेस में हमारा इंडेक्स किधर है? आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, होनी चाहिए यकीनन डिबेट, लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर करें कि इसकी जो ऑडियंस और इसका एक्चुअल मकसद था खत का वो क्या है। बहरहाल उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा है, दोनों का एहतराम। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।